पाई चार्ट में गिवन है सर। हां पाई चार्ट में या तो उसको देखें आई आप सब अपनी अपनी पर्सनालिटी टाइप इससे देख सकते हैं। अच्छा आईएसटी था आईएमटी के मास्टरमाइंड होती है मास्टर आप जजिंग है रैशनल है थिंकिंग है आप सोचो विचार के साथ काम करिए। अब पहली बात तो ये कि ये बहुत ज्यादा कंसोलिडेटिव नहीं है छोटा है क्वेश्चन है असल क्वेश्चन है इससे बड़ा है तो अगर आप इंटरेस्ट होंगे तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा बड़ा वाला इससे मजीद ऐसे ज्यादा चीजें आपको समझ में आएंगी। अब जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि आई भी चाहिए ई भी चाहिए और ये नहीं समझना कि अगर हम आई है तो हम कम है या कोई खराबी है। फर्क क्या है हमें अपनी पर्सनालिटी को बैलेंस की तरफ कैसे लेना है। मिसाल के तौर पर अगर आपका आई ज्यादा है और ई बहुत कम है तो आप क्या करें थोड़ा सा अपना ई बढ़ाने की कोशिश करें। कैसे बढ़ाएं थोड़ा सा तन्हाई से बाहर निकलना शुरू करें लोगों के साथ सोशलाइज करना शुरू करें आपका ई बढ़ जाएगा। ठीक है जी मेरा ई बहुत ज्यादा था जब मैंने वहां बैठ के ट्रेनिंग की तो मेरा ई बहुत ज्यादा था बहुत ज्यादा बोलता था हमें ये कहा ई वाले क्या करते हैं ज्यादा बोलना और बात वो बातें बोल जाता था जो नहीं बोलनी चाहिए शर्मिंदगी भी होती है या बात अपने राज भी आप शेयर कर देते हो है बहुत ज्यादा ई होना भी अच्छा नहीं है तो मैंने कोशिश की कि अपना ई कम कर लोगों से मिलना जुलना गैर जरूरी लोगों से मिलना जुलना कम कर दें। अगर ई ज्यादा है अगर आपका आई ज्यादा है तो पहले अपने घर में अगर आप कमरे में बैठे रहते तो आप कोशिश करें भाई बहनों के साथ पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना सोशलाइजेशन करना शुरू करें। इसी तरह हर चीज अगर आपकी एन ज्यादा है इंट्यूशन ज्यादा है आप सिर्फ ख्यालों में रहते हैं रियल वर्ल्ड में नहीं रहते वो थोड़ा ख्यालों से बाहर आ जाते ख्याली पूरा लगाना कम कर दें। ठीक है इसी तरह अगर आपका टी और एन में से टी ज्यादा है आप बहुत हर काम करने से पहले बहुत ज्यादा सोचिए तो होता क्या है कि फैसला करने में देर हो जाती है। कोशिश करें कि फिर पास का फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए फैसला करते या आप फैसला करते हुए सोचते कि यार मेरे इस फैसले से क्या मेरी बहन नाराज ना हो जाए मेरी अम्मी नाराज ना हो जाए गलत काम में उनको नाराज नहीं करना है वैसे बोला फिर गलत काम में अम्मी अब्बू को नाराज नहीं करना सही काम करते हुए भी आपको लगता है कि मेरे इस काम से किसी को नाराज ना हो जाए और आप फैसला नहीं ले पा रहे वो थोड़ा सा कोशिश करके आप देखने में बाकी जो सही है लोगों से मशवरा करें आपको लगता है कि वो सही है तो फिर वो फैसला कर लीजिए। यानी फीलिंग कम है ज्यादा जितनी कम है जितनी बड़ा है अगर फीलिंग कम है आपसे हर वक्त फैसले करती है अगर की बुनियाद पर लोगों का ख्याल नहीं करती आप जो मुंह में आया कोई भी सच बोलिए लेकिन हर सच बोलना जरूरी नहीं होता है ना हर सच बोलना भी जरूरी नहीं होता कि आपके सच से किसी को तकलीफ होगी तो वो फिर वहां खामोश रहे। इस तरह से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह जे हो गया जे और बी अगर आप हर चीज में जजमेंटल हैं हर चीज में जजमेंटल है तो उसको कम करें थोड़ा सा लोगों के बारे में अच्छी गुमान शुरू कर दें। आपने परसेप्शन बनाने के लिए शख्स बुरा है यदि आप जजमेंटल है आप क्या कर रहे हैं उस परसेप्शन की बुनियाद पर आपने फैसला कर लिया और आप उसी को आप अपने परसेप्शन चेंज करने की कोशिश करें। मिसाल मैंने क्या दी छिपकली वाली कॉकरोच से डरते चूहा अगर यहाँ आ जाए तो कितने लोग भागेंगे ये कम करें है ना अगर आपके परसेप्शन लोगों के बारे में गलत है तो उसको सही करने की कोशिश करें। एक छोटी सी बहुत सोशल मीडिया पे एक चीज चलती है आप थोड़ी कम होगी खुफी को जो है बहुत ही बदसूरत किरदार बना दिया गया है ना आपके पास आता है मैसेजेस मैं आपसे ये कहता हूँ कि जब आप किसी की खुफी का या खुफी का मजाक उड़ाते हैं या खुफी को बुरा समझते हैं तभी आपने ये सोचा है कि आपकी अम्मी भी तो किसी की खुफी है ना यह परसेप्शन अपना सही करें कि खुफी जरूरी नहीं है कि बुरा करना आपकी अम्मी भी तो खुफी होगी ना किसी तो फिर आपके मामूली बच्चों से पूछे कि आपकी उनकी खुफी कैसे ये हमारे माशरे की खामी है छोटी छोटी हमारा मकसद यही है कि ये चीजें हमें निकालनी है अपने ज़हन से नेगेटिविटी निकालनी है पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी।
अच्छी लगी होगी, अगर वक्त ज़ाया हुआ है तो भी बता दें। आप इस रहे। और मेरा ये आपने ईमेल आईडी और ये मेरा फेसबुक पर एक पेज भी है, द पर्सनैलिटी ग्रूमर्स के नाम से। उस पर ये इस तरह की बहुत सी चीजें मैं रखता रहता हूँ, इसको भी विजिट करें, लाइक करें। और जो ये वाला क्वेश्चन आप पूरा वाला अगर किसी को चाहिए, अगर आप अपने बारे में ज्यादा डिटेल में बेहतर अंदाज से जानना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, तो मैं आपको वो शेयर करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि सीखा है तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि हमारे सिलसिला इसी तरह जारी रहे। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया और मौजूद असातिज़ा का शुक्रिया जो हमें सवाल के साथ चुना। असातिज़ा जो है वो सुनना इससे ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं उनका काम, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि तमाम असातिज़ा यहाँ बैठे हैं, उन्होंने सुना और गौर फिक्र के साथ सुना। इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी। और इस तरह की मज़ीद बहुत सारे वर्कशॉप्स हैं, पूरे मैंने आप सबको भेजी है। अगर आप लोग इतना शो करेंगे तो हम इंशाल्लाह आते रहेंगे और आपका दिमाग चाटते रहेंगे। शुक्रिया। कुछ सवाल ये सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। आपने जो शख्सियत के बारे में बताया या जो चीज़ ने दी, खैर मैं तो इससे टोटली डिसएग्री करता हूँ कि उनकी चोरी बड़ी होगी, लेकिन मेरा मानना है कि अगर 6 बिलियन 7 बिलियन लोग इस वक्त हैं या कई बिलियन अगर मर चुके हैं या कई बिलियन अभी आएंगे, तो हर एक अपनी फितरत में जो है वो स्पेशल है और दूसरे से मुख्तलिफ है, उसकी शख्सियत दूसरे से कतई जो है वो मुख्तलिफ है। चंद चीज़ें जो उन्होंने रखी है कि ये कामन हो सकती हैं तो ठीक है होंगी, लेकिन इसको सिर्फ 16 में जो है वो हम रख दें, ये तो बिल्कुल ही कतई नहीं, मैं इस चीज़ को जो है वो नहीं मानता। बहरहाल उन्होंने एक थ्योरी पेश की है, वो भी कामयाबी है इनकी कि उन्होंने कुछ काम तो किया। हमारे यहाँ तो और कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सवाल जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ENTP अगर फर्ज करो एक शख्सियत है, तो आप के नज़र में या इस थ्योरी के नज़र में वो हमेशा इसी में रहेगा या ये चेंज हो सकता है, यानी INTG में जा सकता है, ISFP में जा सकता है, ऐसा ही है या नहीं, वो बिल्कुल ही उसी में रहेगा? अच्छा सवाल है। पहली जो बात उन्होंने की, यकीनन हमने इसको थ्योरी कहा है, लॉ नहीं है। मैंने क्या कहा था शुरू में, थ्योरी है, लेकिन हम तमाम लोग जानते हैं कि थ्योरी और लॉ में क्या फर्क है। आप इसे कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में कितने लोग मानते हैं? एस्ट्रोलॉजी इल्म नुजूम को कितने लोग मानते हैं, कितने लोग नहीं मानते? मानते भी है, नहीं मानते? अगर मानते हैं तो 12 स्टार्स हैं, तो क्या 7 अरब लोगों में से तो 12 ही होंगे? ऑब्वियस, ये सब थ्योरीज है, लिहाजा। और बात है कि प्रूवन थ्योरीज है। ये उन्होंने कहा है कि ये पॉसिबल टाइप्स है, तो इसलिए हम लाजमी नहीं है कि इसको माना जाए, थ्योरी है। दूसरी चीज आपने सवाल पूछा कि एक शख्स अगर INTP है तो क्या वो हमेशा INTP रहेगा? तो जिस तरह मैंने बताया कि अगर आपका INTP आया है लेकिन आपका आई बहुत ज्यादा ही कम है, तो मैंने क्या कहा कि आप कोशिश करते हैं यूनिक, हो सकता है कि आप प्रैक्टिस करके अपना ये ज्यादा बड़ा तो आप भी हो जाए, चेंज हो सकता है। इस ट्रेनिंग का मकसद यही है। आज आपको पता चला कि आई मेरा बहुत ज्यादा है, तो जरूरत है कि आई और बराबर हो, कोशिश करके आप बढ़ाएं। मकसद यही है, इसीलिए इंसान चेंज हो सकता है, इसीलिए हम ये कोशिश करें। लेकिन अगर जेनेटिक्स से या हम हेरिडिटी से जो चीजें लेते हैं उनको हम कैसे जो है वो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं? इनमें से कोई भी चीज का ताल्लुक जेनेटिक्स से पहली बात तो नहीं है सर, मैं नहीं नॉलेज नहीं सर। हाँ, मैं पहले आप बता दीजिए। नहीं सर, जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं तो यकीनन बहुत अच्छी बात की सर। जेनेटिक्स के अंदर सर 2 तरह की चीज़ें हैं ना, एक आपकी इंस्टिंक्टिव लर्निंग होती है और दूसरी जो होती है आपकी वो लर्निंग होती है जो आप एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं जी। तो इंस्टिंक्टिव लर्निंग जो होती है ना वो आपकी तो वैसे ही रहती है, लेकिन इट कैन बी चेंज ड्यू टू सम एक्सपीरियंसेस, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, और कुछ अच्छी और बुरी बातों की वजह से कुछ रिवॉर्ड्स हैं, कुछ पनिशमेंट्स हैं। तो अब बच्चा जो है मिसाल के तौर पे रोता है, तो बड़े होने के बाद भी सारी ज़िंदगी रोता तो नहीं है,
دیٹ از دی اسٹنکٹ کہ وہ روتا ہے بچپن میں، لیکن اس کو ایکسپیرینس سے سکھا دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو چینج کیسے کرے اور سیکھتا ہے. تو یقیناً سر کی بات صحیح ہے کہ جینیٹکس ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں، اور لرننگ کا جو پروسیس ہے وہ بھی ایک جینیٹیکل ہمارا بیہیویئر ہے جس کے اندر ہم ہر لمحہ سیکھتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو ماڈیفائی کرتے رہتے ہیں. بس یہ تھوڑی سی بات ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بچے بچپن میں بہت ضدی ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر ذمہ داریاں پڑتی ہیں ان سے زیادہ اچھے انسان آپ کو نظر نہیں آتے ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ چینج پروسیس رہتا ہے. جیسے آپ عموماً اپنی روٹین کی لائف میں کہتے ہیں کہ یہ بچہ خاموش رہتا ہے کیونکہ اس کا باپ بھی ایسے ہی خاموش رہتا ہے. ایسا نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں نا، نوح کے گھر میں بھی تو ایک پیدا ہوا تھا نا بچہ، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، کہ آپ کافر تھا، تو جینیٹیکلی تو اس کو نبی ہونا چاہیے تھا، ہے نا. تو معاشرہ ماحول چینج کرتا ہے، اور انسان کی خوبی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چینج کرے. وہ یہ سوچ کر بیٹھا ہے کہ نہیں میں تو ناقابل اصلاح ہوں، معذرت کے ساتھ مجھے استعمال دے دینا چاہیے. وہ یہ سوچتے کہ نہیں میں تبدیل نہیں ہو سکتا، کوئی تبدیل نہیں ہوگا. لیکن جو چاہے کہ مجھے کبھی تبدیل ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کہتے ہیں کہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتی جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. لہٰذا بدلنے کی کوشش ہاں. تو اس میں پھر یہی دیکھیں کہ جو دوسرا بندہ ہرٹ ہو رہا ہے کیا واقعی اسے آپ کے اس فیصلے سے ہرٹ ہونا چاہیے یا نہیں. اپنے لوگوں سے مشورہ کریں اور دیکھیں میجورٹی یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کا فیصلہ صحیح ہے، وہ جو ہرٹ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، تو پھر آپ فیصلہ کر لیں. ٹھیک ہے. ہمیشہ دوسروں کے بارے میں ہی نہیں سوچتے رہنا، سوچنا ہے لیکن ہمیشہ ہی نہیں سوچنا. اور کسی سر میرا یہ سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سائیکولوجی سے ریلیٹڈ ہے. ہماری سوسائٹی میں بہت سارے اقسام ہوتے ہیں لوگوں کے. کافی لوگ ہوتے ہیں نیگیٹو ہوتے ہیں پوری لائف. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیا بائی برتھ نیگیٹو ہوتے ہیں یا اگر سوسائٹی میں ہوتے ہیں. تو ان نیگیٹزم کو کم کرنے کے لیے کیا سوسائٹی کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے. اگر بچہ ہے وہ بچپن سے ہی، میں نے دیکھا ہے کافی بچے بہت نیگیٹو سوچتے ہیں، اپنے والدین کو بھی نیگیٹو سوچتے ہیں. تو پیرنٹس کو کیا اس میں کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں سب کچھ ہوتے ہوئے کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں، انفیریٹ کا احساس سے کم تری. اور کچھ لوگ کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے سپیریئرٹی کا شکار ہوتے ہیں. تو کیا سالوشن ہے آپ کے پاس، کیا کرنا چاہیے سوسائٹی کو، کیا کرنا چاہیے اگر بچہ ہے تو پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے. یہ بہت ایک بڑا مسئلہ ہماری سوسائٹی میں ہے. یہ جو ہم سارے محنت کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں. پہلی چیز میں نے شروع میں کہا تھا کہ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے، ہمیں اس کو دور کرنا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ماحول، جس طرح سے میں نے بتایا کہ جینیٹیکلی کچھ چیزیں تو لے کر آتا ہے لیکن باقی چیزیں وہ ایک سے سیکھتا ہے. اگر ایک بچہ جو ہے وہ کھیل رہا ہے، سگمنڈ فرائڈ کا ایک واقعہ میں سناؤں. اس کے پاس ایک نوجوان آیا 25-26 سال کی اس کی ایج، اس کو دمے کا مسئلہ، اس نے بہت علاج کروایا میڈیکلی، صحیح نہیں ہوا. جب فرائڈ کے پاس آیا تو فرائڈ نے اس کی سائیکو تھراپی دی، اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشنز کی، باتیں بازی کرے گا. اس کو پتا یہ چلا کہ اس بچے نے بتایا کہ جب میں 5-6 سال کا تھا تو میں نے اپنی امی سے دودھ مانگا پینے کے لیے. امی نے وہ کچن سے جو اور میں دودھ دے دیا، میں نے پی لیا. اچھا میں کھیل رہا تھا، میری دادی آئی، انہوں نے پوچھا کچن میں برتن میں دودھ رکھا تھا وہ کہاں گیا. میری امی نے کہا میں نے اس کو دے دیا. ہے تم نے اس کو دودھ پلا دیا؟ اس دودھ میں تو بلی نے دودھ ڈالا، بلی کا جھوٹا پیا ہے، اس کو دما ہو گیا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کھیلتے کھیلتے میرے ذہن میں وہ بات چلی، وہ کھیلنے میں لگا. جب وہ بڑا ہوا تو اس کے لاشعور نے اس کے شعور کو کہا کہ تمہیں دوا ہونا چاہیے. اس کو دوا ہو گیا. سگمنڈ فرائڈ نے پھر اس کے ذہن سے وہ چیز کھینچی، نکالی، دوا سے ہو گئی.
इसी तरह एक वाक्य है कि हम पिछले दिनों बड़ा मशहूर था, चाइना में एक शख्स को सराय मौत हो गई। तो साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि इसको जो है ना हमारी मारना तो है ही, हम एक नफसियाती तजुर्बा करते हैं। उसको लेकर गए, उसको कहा कि तुम्हें मारने का फैसला हुआ है, लेकिन तुम्हें फांसी नहीं देंगे, तुम्हें सांप से डसवा कर मारा जाएगा। सांप से डसवा कर मारा जाएगा। हम एक सांप के ऊपर तजुर्बा करते हैं, उसके जहर उसके हाथों पर पट्टी बांध दी गई और उसके पाँव पर पिन चुभाई गई, पिन चुभा दी गई। वो शख्स थोड़ी देर में तड़प तड़प कर मर गया। उसके दिमाग में चूंकि सुना था कि सांप से डसवाया जाएगा, सांप का जहर बहुत खतरनाक है, हम जहर पर रिसर्च कर रहे हैं। उसके दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल्स सब जानते हैं, दिमाग केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, उन केमिकल्स ने उसके बॉडी में जहर प्रोड्यूस किया। ये साइंटिफिक चीजें हैं, ये कोई थ्योरी नहीं, प्रूवन फैक्ट्स है। इसका मतलब यह है कि जो आप सुनते हैं, जो आपके इर्द हो रहा है, वो आपके ऊपर इफेक्ट डालता है। तो बचपन में अगर बच्चे के सामने माँ बैठ कर अपनी नन की बुराई कर रही हो, माँ अपनी पड़ोसी की बुराई कर रही हो, तो वो चीज बच्चे के जहन में जा रही है। ग़ीबत को अल्लाह ताला ने क्यों सबसे बड़ा गुनाह करार दिया है? शिर्क और ज़िना के बाद सबसे बड़ा गुनाह ग़ीबत है। उसकी वजह ये है कि माशरा डिस्टर्ब कर देते हैं। आपने बच्चे के या उस शख्स के जहन में ग़ीबत करके दूसरे की उसकी पर्सनालिटी डिस्टॉर्ट कर दी। मेरे जहन में ये बन गया कि मेरी फूफी जो है वो एक बुरा किरदार है। तो माँ बाप को ये चाहिए, जब से बच्चा सुनने और समझने के काबिल हो गया है, उसके सामने नेगेटिव बातें ना करें। लफ्जों का इस्तेमाल सोच समझ के करें। मैंने आपने सुना होगा पूरी अपनी वर्कशॉप में खामी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है, कमी का लफ्ज इस्तेमाल किया है। खामी और कमी, थोड़ा सा लफ्ज बदलने से मतलब बदल जाता है। तो कोशिश ये करें कि पेरेंट्स, और हमारा मकसद ये कि आज की जो हमारी जो है कल के पेरेंट्स, कल के उस्ताद हैं, एक भी अगर सही हो गई, हमारी बातें पहुंच गई, तो अल्लाह ताला के सामने हम शायद पेश कर सकें, या अल्लाह हमने पूरी जिंदगी में ये इंसान कुछ सही कर दिया। मकसद हमारा इन वर्कशॉप का ही है। तो पेरेंट्स से कोशिश करें कि बच्चों के सामने कभी भी नेगेटिव बात ना करें, एहतियात करें। वो छोटी सी मिसाल को, दमे वाला किसी की बुराई नहीं थी, लेकिन वो एक चीज लाश पर बैठे, उसने कितना बड़ा इम्पैक्ट डाला। तो हर मामले में हम कोशिश करते हैं, हम चाहे पेरेंट्स को सही और गलत का नहीं पता होगा तो वो बच्चे कैसे आगे पसंद करें। आप वो कह रहे कि बच्चा जब पैदा हो तो उसके सामने हम जो है ऐसी नेगेटिव चीजें ना करें, लेकिन अगर बच्चा पेट में हो तो भी तो मेरे ख्याल में उसका असर बिल्कुल हज़रत पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वाक़या है ना, जब उनको मदरसे में पढ़ने के लिए बिठाया गया तो उन्होंने कुछ मारे पड़े सुना दिए। बड़े हैरान कि आपको कैसा पता? बोले मेरी वालिदा जो इतने मारों की हाफिज़ा थी, और जब मैं उनके पेट में था तो मेरी वालिदा रोज कुरान शरीफ पढ़ती थी, ये बात उनको याद थे, वही पढ़ती रहती थी। तो बहुत अहम रोल है माँ बाप का, ठीक है? प्लस हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। बच्चा सुनने से ज्यादा देख कर भी सीखता है। आपके एक्शंस भी ऐसे होने चाहिए कि जो पॉजिटिविटी उसके जहन में डाले, नेगेटिविटी ना डाले। हर नेगेटिव काम से सोचें ताकि उसका इम्पैक्ट आपके बच्चों को दिखे। ओके,